Hello everyone. Today we are going to start our next topic, fuller utilization of resources, underutilization of resources, actual output and potential output, and with some important question. Let us start. Hello class, here is Deepti. Today we are going to start our next topic. It is given fuller utilization of resources, underutilization of resources, actual output and potential output. So today we are going to study something about all these topics. ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियोस में. ये सारे टॉपिक्स पढ़ा है, जैसे फुलर यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो, अंडर यूटिलाइजेशन, एक्चुअल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट. ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, मीन्स हमने ये सारी टॉपिक्स जो है वो पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है. ओके, बट इसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए आई हैव जस्ट टेकन दीज 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक्स चैप्टर. ओके, आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर में जो चैप्टर 1 है आपका, उसमें ये चारों टॉपिक जो आपको गिवन है यहाँ पे 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट अस प्रोसीड टू दीज टॉपिक्स. फर्स्ट इट इज गिवन fuller utilization of resources. Fuller utilization of resources means what? I told you in the graph what is the fuller utilization of resources. अभी मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर फिगर के बेस पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी. ओके, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? हम लोग के पास जितनी भी रिसोर्सेज रहती हैं किसी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, अगर उसका एक लिमिटेड यूटिलाइज हम करते हैं, मीन्स जितनी क्वांटिटी स्टॉक की है और जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, हम सिर्फ उतने क्वांटिटी को यूज करते हैं किसी प्रोडक्शन में, या एक लिमिट तक जहाँ पे हमारा पीपीसी कर्व बनता है. तो वो एक बाउंड्री ऐसी लाइन होती है जहाँ पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम मान के चलते हैं. ओके, मीन्स हमने अपने गिवन रिसोर्सेज का, अपने गिवन कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का पूरा यूटिलाइज किया है उस पीपीसी कर्व पे. नेक्स्ट इट इज गिवन underutilization of resources. What is the meaning of the underutilization of resources? Underutilization of resources means फुल यूटिलाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं कि पीपीसी कर्व पे जो एक लाइन बनती है, वहां पे फुल यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है. मींस कि रिसोर्सेज जितनी गिवन थी हमने उसका यूटिलाइज किया. बट कभी कभी होता है कि जितनी रिसोर्सेज हमें गिवन रहती है हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं करते, उससे कम ही यूटिलाइज करते हैं. तो जिसकी वजह से हमारा जो कर्व रहता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है. मींस इनसाइड द कर्व वी कैन सी वन मोर कर्व. मींस आपको मैंने बताया था एक कर्व के अंदर एक और कर्व होता है इन दिस फॉर्म, 2 कर्व जो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, उसे हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सिर्फ थियोरेटिकली इस चीज को समझो, उस पर मैं एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजों को प्लॉट करके फिगर पे. ओके, नेक्स्ट इट इज गिवन एक्चुअल आउटपुट. व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट मीन्स व्हाट? एक्चुअल आउटपुट आप बोल सकते हो कि जब आप कोई प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो आपको एक लिमिट दी जाती है कि ठीक है आप इतनी प्रोडक्शन कर सकते हो, इतने रिसोर्सेज हैं, इससे अधिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. ठीक है, जस्ट टेक एज एग्जांपल, आप इफ यू आर हैविंग अ लैंड, अगर आपका जमीन है, फार्मर है, उसके पास जमीन है, उसकी खुद की लैंड है, तो उससे बोला जाता है कि सिर्फ आप इस फील्ड पे, इस लैंड पे 200 क्विंटल का ही प्रोडक्शन कर सकते हो. ठीक है, ओनली 200 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्रोडक्शन गिवन टू द फार्मर. बट फार्मर को लगता है कि 200 क्विंटल अगर प्रोडक्शन मैं इस लैंड पे कर सकता हूँ तो मैं उससे कम भी तो कर सकता हूँ. तो वो क्या करता है, वो उससे कम भी प्रोडक्शन कर देता है. ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट मीन्स कि जितना हमें रिसोर्सेज गिवन है हमने उसका उतना यूटिलाइज ही नहीं किया, हमने कम ही यूज किया. मीन्स प्रोडक्शन की तो आप बोल सकते हो रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं. ओके, तो एक्चुअल आउटपुट मीन्स कि हमने जितना एक्चुअल में चीजें की हैं, एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है. लेकिन पोटेंशियल आउटपुट जो आपको यहाँ पे गिवन है, इट मीन्स हाउ मेनी ग्रोथ द इकोनॉमी कुड अचीव. मीन्स अगर इकोनॉमी डिसाइड करती है तो उसे गुड एक्स और गुड वाई का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, लेकिन पोटेंशियल आउटपुट वो बोल के जाती है कि इतनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की हम लोग के पास. लेकिन अगर हम अपने कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उससे हम लोगों ने अपनी कमी यूटिलाइज किया है. और जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है सिर्फ उसको देखिए, रियल में हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, मतलब हमारा रिसोर्सेज तो अधिक था बट हमने रियल प्रोडक्शन कितना किया, तो दैट वन इज द एक्चुअल आउटपुट. पोटेंशियल मीन्स एक लिमिट होती है. पोटेंशियल में आप एग्जांपल ले सकते हो, इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ बाइक, अगर आप बाइक परचेज करने जाते हो तो आप बाइक वाले से पूछते हो कि इसका एवरेज कितना दे सकती है. ओके, इसकी स्पीड क्या होगी, 180, 120 या 170. भले आप इतने स्पीड में बाइक को राइड करो या ना करो, लेकिन आप एक मैक्सिमम लिमिट पूछते हो कहाँ तक जा सकती है.
ठीक है, मीन्स इसकी कैपेसिटी कितना है। ओके, तो ये कैपेसिटी जानने के लिए आप वो चीज उससे पूछते हो कि हाँ ये 180 की स्पीड में जाएगी या 220 की स्पीड पे जाएगी, भले आप उस चीज को यूटिलाइज करो या ना करो, लेकिन आप जानने के लिए थोड़े से वो रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है कि यार कितना स्पीड ये बाइक दे सकती है, 180 या 220। तो आप शॉप वाले से पूछते हो ये एवरेज क्या देती है, कितना स्पीड ये चला सकते हैं हम इसको, तो कहाँ तक ये जा सकती है। एक लिमिट होती है, एक पोटेंशियल कैपेसिटी होती है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कैपेसिटी मीन्स इन हिंदी वी कैन से इट, क्षमता जितनी है वो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो एक लिमिट तो होगा जहाँ तक वो बाइक राइड कर सकती है। तो वैसे एग्जांपल लो कि पोटेंशियल मीन्स कि आपका एक लिमिट है, एक बाउंड्री, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल से कम मतलब आपका 220 स्पीड बाइक देती है, बट आपने उसको राइड किया सिर्फ 70 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे या 120 या 170 की स्पीड पे। लेकिन अगर मैक्सिमम लिमिट पूछी जाए आपके बाइक की तो कितनी रहेगी, मे बी 180 220। तो 180 220 आपको राइड नहीं करना है, बट आपको 120 करना है। लेकिन आपने उससे पूछा कि हाँ ये कहाँ तक जा सकती है, तो इट मीन्स दैट वन इज अ पोटेंशियल 220 180 एंड एक्चुअल मीन्स आपने कहाँ तक उसको राइड किया, दैट वन इज अ एक्चुअल आउटपुट। ओके, तो हियर इट इज गिवन ऑल दीज 4 points: full utilization of resources, underutilization of resources, actual output and potential output. तो we are going to discuss in the way of the figure के बेस पे हम सारे points को discuss करेंगे। अगर figure पे सारे points को मैं plot करूंगी तो आपको बहुत ही clear way में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो let us proceed to the next topic with the help of the figure. Here it is given one curve, इसको हम x axis बोलते हैं, इसे 0 and इसे y axis। तो 1 by 1 सारी चीजों को समझेंगे। ओके, दिस कर्व वी कॉल इट अ पीपीसी कर्व, हम इसको पीपीसी कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी मेक वन कर्व इनसाइड दिस, अगर इसके अंदर हम कोई कर्व बनाते हैं तो वी कॉल इट अ अंडर यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज। इसको हम पीपीसी कर्व बोलते हैं, बट अगर हम समझाने के फॉर्म में बोले तो पीपीसी कर्व तो हम इसे बोलते ही हैं, बट ब्रैकेट में इसको लिख दे रही हूँ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वी कैन कॉल इट अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर एक्चुअली हम लोग देखें तो इसको हम लोग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। Here it is given full utilization of resources, but when we make one more curve here, then we can say it a growth of resources. फर्स्ट हम लोग फुल यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन में रिसोर्सेज समझते हैं। फुल यूटिलाइजेशन मींस जितना रिसोर्सेज गिवन है, जितनी टेक्नोलॉजी हमारी गिवन है, उसके बेस पे हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, तो हमारा जो कर्व लाइन होता है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, इस फॉर्म में जाता है। ओके, यहाँ पे जो आप ये कर्व देख रहे हो इसे हम फुल्ली यूटिलाइज बोलते हैं, मींस हमने अपने रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज किया है। जब उसके अंदर कर्व आता है तो वी कैन कॉल इट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इनएफिशिएंटली हम लोगों ने रिसोर्सेज का यूज किया है, जितनी रिसोर्सेज गिवन थी हमने उतना यूटिलाइज नहीं किया है। तो जो आपका कर्व है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वी कॉल इट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, जब एक कर्व हम बाहर के साइड से बनाते हैं वी कैन से इट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मींस ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमी आपका डिसाइड करता है कि ठीक है जितनी रिसोर्सेज गिवन है हम लोगों ने उतना प्रोडक्शन किया, अगर इकोनॉमी रिसोर्सेज को इंक्रीज करता है या टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट लाता है तो उससे क्या होगा, हमारी जो रिसोर्सेज की ग्रोथ बढ़ेगी। ओके, वी कैन सी द ग्रोथ इन रिसोर्सेज। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज जब होगा और जब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगा, देन दिस आउटसाइड कर्व विल मेड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जब हमें टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और रिसोर्सेज में कोई ग्रोथ देखने को मिलेगी तो हमारा जो कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इज इट क्लियर? एंड जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है या पीपीसी कर्व के अंदर शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड, तो वी कैन से इट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब पीपीसी कर्व पे पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं रिसोर्सेज, मीन जितना रिसोर्सेज हमारा गिवन है हमने सिर्फ उतना ही यूटिलाइज किया है, तो उसको हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड जब आपको और यूटिलाइज करना है या इकोनॉमी डिसाइड कर दी है कि ठीक है रिसोर्सेज इतना गिवन है हम लोग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, आप और प्रोडक्शन कर सकते हो,
तो ठीक है, फिर और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारा जो ये पीपीसी कर्व लाइन है उसके बियॉन्ड एक और कर्व लाइन हमको मेंटेन करनी होगी, जिसको हम बोलते हैं कि हमें ये कर्व लाइन कब देखने को मिलती है, जब रिसोर्सेज में ग्रोथ देखने को मिले और टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले, तो हमारा जो कर्व रहता है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, फुल यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये ऑलरेडी क्लियर। अब इसके बाद जो एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व मैंने बताया था आपको, पीपीसी कर्व होता है मींस वी आर हैविंग ओनली टू गुड्स एंड टू गुड्स का हमें इस फॉर्म में प्रोडक्शन करना है कि उससे कुछ डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। तो ऑलवेज व्हेन यू आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन, जब भी हम कोई कॉम्बिनेशन बनाते थे इस टू गुड्स का, तो हमारे कर्व लाइन पे हम इंडिकेट करते थे ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ओके, इस पॉइंट्स को हम देख के बोल सकते हैं कि ये जो है वो, आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है किस टू गुड्स का, गुड्स एक्स का। आप अज्यूम कर लो दिस इज गुड्स एक्स, दिस इज गुड्स वाई, मींस इन दोनों गुड्स का हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिला है इस पीपीसी कर्व पे, ऑन द पीपीसी कर्व। बट अगर पॉइंट्स हमारी कभी यहाँ पे गिवन हुई, अज्यूम दिस इज एच एंड पॉइंट्स आपकी यहाँ गिवन हुई, assume this is I, this is J, this is K. This different possible combination, हम इसको बोल सकते हैं कि different possible combination हमने गुड X और गुड Y का बनाया है। बट कभी कभी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि पॉइंट हमारा लेफ्ट वर्ड देखने को मिलता है, पीपीसी कर्व के अंदर देखने को मिलता है, और एक पॉइंट हमारा बाहर देखने को मिलता है। ओके, लेकिन वी ऑलरेडी नो कि इसको हम अनअटेनेबल बोलते हैं। अनअटेनेबल मीन्स जब रिसोर्सेज बढ़ती है तभी हम वहां तक ग्रोथ प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे तो हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं है। बट अगर ए बी सी डी ई एफ की डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जब हमने यहाँ पे कोई जो भी प्रोडक्शन किया फुल्ली किया, अगर उसके अंदर एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है तो ये क्या होता है, तो जब हम पीपीसी कर्व की बात करते हैं तो वी कैन से इट अ पोटेंशियल आउटपुट। इसको हम पोटेंशियल आउटपुट मान के चलते हैं, मीन्स हमारी इतनी लिमिट है कि हम यहाँ तक की प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। ओके, बट अगर उसके अंदर कोई प्रोडक्शन कर दिया तो मतलब उसने लिमिटेड यूटिलाइज किया, उसने ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया उस चीज का, तो दिस इज एक्चुअल आउटपुट। इसको हम एक्चुअल आउटपुट बोलते हैं। एंड एक्चुअल आउटपुट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था थ्रू बाइक, कि बाइक परचेस करने जाते तो उसका एवरेज क्या रहती है, उसकी स्पीड कितनी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो चीज। अगर फार्मर के बेस पे लें वो चीज, तो फार्मर का एक लैंड है, ठीक है, उसकी एक फील्ड है, एक जमीन है उसका, जहाँ पे उसने गुड एक्स गुड वाई का प्रोडक्शन करने का बोला है। तो जब फार्मर से पूछा जाता है कि आपका जो ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, मींस फील्ड को ही रिसोर्सेज मान रहा है यहाँ पे, आपका जो ये रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे कितने क्विंटल आप प्रोडक्शन कर सकते हो, तो उसने बोला 200 क्विंटल में प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो इसका जो पोटेंशियल बोल सकते हैं, पोटेंशियल आउटपुट है, कितना वो दे सकता है, ओनली 200 क्विंटल यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकती है। तो जरूरी है कि 200 क्विंटल ही प्रोडक्शन करे, उससे कम भी प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन इस रिसोर्सेज जो अवेलेबल है यहाँ पे, जो लैंड है वो 200 क्विंटल प्रोडक्शन करनी है इस पे। लेकिन जो फार्मर है वो डिसाइड करता है, जरूरी है बस जितना रिसोर्स मैं उतना ही यूटिलाइज करूँ, क्यों ना मैं कम कर लूँ। तो वो क्या करता है, आधे पे वाई का करता है एंड आधे पे एक्स का करता है। कभी कभी वो डिसाइड करता है कि ठीक है यहाँ पे हाफ कर लेता हूँ, उसको रहने देता हूँ, मैं एक में ही हाफ पोर्शन में ही मैं एक्स वाई दोनों का प्रोडक्शन कर देता हूँ। तो उसने गुड वाई का प्रोडक्शन कर दिया, गुड एक्स का प्रोडक्शन कर दिया, इतना उसने लेफ्ट कर दिया। तो रिसोर्सेज तो हमारी इतनी अवेलेबल थी, दिस इज अ पोटेंशियल आउटपुट, मींस हमारी उस रिसोर्सेज की कैपेसिटी कितनी थी प्रोडक्शन करने की, 200 क्विंटल इस पूरे जमीन पे, इस पूरे लैंड पे, फील्ड पे। लेकिन उसने प्रोडक्शन सिर्फ कम ही किया, उसने सिर्फ आप बोल सकते हो उसने सिर्फ 100 किया या 80 किया, ठीक है, बट वो मैक्सिमम कितना कर सकता था, 200 क्विंटल कर सकता था, बट उसने नहीं किया। तो 180 को आप बोल सकते हो कि एक्चुअल है, एक्चुअल आउटपुट, एंड जो ओवरऑल देखा जाए वो इस फील्ड पे कितनी प्रोडक्शन कर सकता था, तो वो क्या शो करता है, पोटेंशियल आउटपुट। ओके, ये पोटेंशियल आउटपुट आपका शो कराएगा।
Is it clear? What is the difference between the potential output and actual output? अब potential output and actual output आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल ले लो, अगर 20,000 रुपीज है आपके पास, तो एक लिमिट आप कोई चीज परचेज करने गए तो आपसे कोई बोलता है कि अच्छा कितने का वो चीज मिलेगा, तो आप एक मैक्सिमम का अमाउंट बोलते हो ना कि अरे 20,000 ही दे दो, 20,000 में तो आ जाएगा, लेकिन आप एक उसकी लिमिट बता दो कि कहाँ तक आप मतलब उतने मनी की आपको नीड है। लेकिन हो सकता है आप शॉप पे जाओ और आपने सिर्फ 8,000 के सामान को खरीदा, सिर्फ 8,000 ही एक्सपेंस किया अपने जो भी चीजें आपको परचेज करनी है, तो वो 8,000 आपका एक्चुअल आउटपुट हो गया। लेकिन आपने तो ये मान के रखा था कि 20,000 जो है मैं हो सकता है कि मे भी लग जाए उतना, तो एक 20,000 जो है वो आपको पोटेंशियल आउटपुट हो गया। आपने एक्सपेंस कितना किया, आपने स्पेंड कितना किया, खर्च कितना किया, ओनली 8,000, तो वो आपका एक्चुअल हो गया। एंड जो एक लिमिट आपने डिसाइड कर गई थी कि हाँ ये इतना लग सकता है, हो सकता है मैं परचेज करूँ ये सामान, तो मुझे इतना जरूरत पड़ जाए खरीदने में, तो आपका जो 20,000 वो पोटेंशियल आउटपुट हो गया। 8,000 जितना आपने रियल में खर्च किया, जितना एक्सपेंस किया, वो आपका हो गया एक्चुअल आउटपुट। इज इट क्लियर? फार्मर का भी डिसाइड हो गया, इसने डिसाइड किया था कि इस फील्ड में सिर्फ 200 क्विंटल का प्रोडक्शन होगा, बट इसने 200 क्विंटल का प्रोडक्शन नहीं किया, बट पोटेंशियल आउटपुट तो गिवन है, 200 क्विंटल प्रोडक्शन वो कर सकता है। वो कितना मीन्स कितना वो इस फील्ड में प्रोडक्शन किया, लेकिन उसने नहीं माना, उसने बोला जरूरी कि 200 क्विंटल प्रोडक्शन, मैं 200 क्विंटल प्रोडक्शन ही करूँ, मैं कम भी कर सकता हूँ, तो उसने कम कर दिया, उसने सिर्फ 180 क्विंटल का प्रोडक्शन किया। ओके, तो एक्स और वाई गुड्स का जो प्रोडक्शन था उसने कम में ही कर लिया, तो आप बोल सकते हो उसने उतना वो किया नहीं, उतना उससे कम ही कर लिया प्रोडक्शन। 200 क्विंटल तक की बात ही नहीं हुई, उसने उतना किया ही नहीं प्रोडक्शन, उससे कम ही कर दिया। तो जो इतना कम किया, जितना रियल में किया वो उसका एक्चुअल आउटपुट हो गया। और पोटेंशियली अगर देखा जाए तो उसका कितना प्रोडक्शन कर सकता था, 200 क्विंटल। इज इट क्लियर? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू कैन सी द पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि फुल यूटिलाइजेशन होता है जब पीपीसी कर्व की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज होता है जब उसके अंदर कोई कर्व बनता है, तो वी कैन से इट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड जब इसके बाहर कोई कर्व बनता है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप रिसोर्सेज में कोई चेंज करोगे, टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट लाओगे, तभी रिसोर्सेज और प्रोडक्शन आगे बढ़ सकती है। ओके, एंड इसके अंदर जब डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं टू गुड्स का, कभी कभी क्या होता है कि वो उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते हैं, तो हमें अंदर ऐसे फिगर्स बनाने पड़ते हैं। ओके, इन दिस फॉर्म। तो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो हमें पीपीसी कर्व पे देखने को मिलता है, लेकिन वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हमें पीपीसी कर्व पे देखने को ना मिले और पीपीसी कर्व के अंदर वो देखने को मिले, तो इट मीन्स व्हाट कि वो हमारा एक्चुअल आउटपुट है। एंड जो पीपीसी कर्व पे हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं वो हमारा पोटेंशियल आउटपुट है। इज इट क्लियर? तो आप समझ गए कि पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट होता है क्या। एंड फुल यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, आप फुल यूटिलाइजेशन को पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हो अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो। जो फुल यूटिलाइजेशन का वो है, पोटेंशियल भी आप बोल सकते हो, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हम बनाते हैं, तो वो पीपीसी कर्व पे पोटेंशियल का रोल करता है, मीन्स हम इसे पोटेंशियल आउटपुट बोलते हैं। और जब कोई चीज अंदर जाता है उसे हम अंडर यूटिलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अंडर यूटिलाइजेशन तो रियल में किया ना, हमने तो जितना प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन किया हम तो उसी चीज को काउंट करेंगे। मैंने ये तो पूछा नहीं कि कितना फील्ड जितना प्रोडक्शन करता है जरूरी कि मैं उतना ही प्रोडक्शन करूँ, मैं अपने मन से कम भी तो प्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो वो क्या होगा, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा, तो वी कैन कॉल इट एक्चुअल आउटपुट। इज इट क्लियर? अब ये सारी चीजों को, एंड डोंट फॉरगेट कि मैंने बताया था एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद वो क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल है जो सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से चीज को समझेंगे। पहले तो हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या है, उसके बाद हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। ओके, कर्व के थ्रू एंड टेबल के थ्रू। तो एमओसी मैंने आपको बताया है कि कभी कभी किसी एक कम्युनिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी दूसरे कम्युनिटी में एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए, ये एमओसी होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमने उसमें सेकंड ऑप्शन चूज किया है, बट उससे अगर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन देखा जाए, यूजेस देखा जाए, तो सेकंड वाला जो है वो बहुत बेस्ट अल्टरनेटिव उसको माना जाता है। मीन्स आई टोल्ड यू कि
आई एम टीचर, अगर कहीं मेरा एमएनसी में जॉब लगता है या गवर्नमेंट में जॉब लगता है तो गवर्नमेंट मुझे 85,000 दिया जा रहा है, बट एमएनसी कंपनी में मुझे 95,000 दिया जा रहा है, तो आई विल गो टू द एमएनसी कंपनी, मैं एमएनसी कंपनी को चूज करूंगी। बट 95,000 की सैलरी है, बट बाय चांस अगर मैं उसको ना करना चाहूँ तो मैं किस पे जाऊंगी? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मेरे लिए क्या रहेगा? बैंक की जॉब। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज इट क्लियर? तो एमओसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बहुत अच्छे समझेंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करना, बट सॉल्यूशन से पहले हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को समझना कैसे है। ओके, तो हियर इट इज गिवन एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस टू गुड्स। इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि वो टू गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, व्हीट एंड क्लॉथ्स। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना है, गुड्स जो आपके गिवन है यहाँ पे उसके डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। इन विच कैलकुलेट द मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन शॉर्ट वी कैन से इट एमओसी, उसको एमओसी बोलते हैं। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करना है ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर क्लोज प्लेस इन द प्लेस ऑफ व्हीट एट वेरियस कॉम्बिनेशन। इसलिए बोला है कि जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे उसमें आपको क्लोज की प्रोडक्शन व्हीट के कंपेरिजन अधिक करनी है। What does it indicate? मीन्स ये आपका इंडिकेट क्या करता है? ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बनाएंगे। ड्रॉ देन व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, जो कर्व हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बनाएंगे उसका शेप क्या रहेगा। हियर इट इज गिवन व्हीट, हियर इट इज गिवन क्लोथ्स। व्हीट का आपका गिवन है यहाँ पे कि उसने पहले व्हीट का प्रोडक्शन किया तो 100 किया, पूरा टोटल 100 प्रोडक्शन किया, तो उस समय जो क्लोथ्स की प्रोडक्शन थी वो 0 थी। अगेन उसने डिसाइड किया कि व्हीट का जो 10 यूनिट्स है हम उसको कम कर देते, व्हीट का 10 यूनिट्स प्रोडक्शन कम कर देते, उसने 90 पे कर दिया व्हीट को, तो बट 25 यूनिट किसका प्रोडक्शन बढ़ गया? क्लॉथ्स का। फिर उसने डिसाइड किया व्हीट अभी मींस 10 यूनिट कम करने से हमें कुछ बेनिफिट देखने को क्लॉथ्स में नहीं मिल रहा है, मींस उसके प्रोडक्शन में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना व्हीट की जो प्रोडक्शन है उसे 20 यूनिट्स हम लोग फिर कम कर दें, तो उसे 20 यूनिट्स फिर प्रोडक्शन कम कर दिया, इसमें 25 यूनिट्स उसने फिर से बढ़ा दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, किसके लिए? क्लोथ्स के लिए। तो उसने क्या किया? क्लोथ्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया व्हीट के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करके, तो जिसकी वजह से हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। तो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सॉल्यूशन, इट इज गिवन द सॉल्यूशन है। ओके, दिस क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी सीन द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन नीचे गिवन है, आप देख सकते हो। ओके, ओनली द 3 or 4 लाइन्स, जो क्वेश्चन 3 or 4 लाइन्स है मैंने उसको नीचे आपको शो करा रही हूँ, आप उस चीज को देखो। एंड जो टेबल है आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हो। टेबल इज ऑलरेडी गिवन। इन द टेबल इट इज गिवन व्हीट प्रोडक्ट, व्हीट का 2 गुड्स आपको गिवन है इसमें, व्हीट एंड क्लॉथ्स। बट बिफोर गोइंग टू दिस, इस पे जाने से पहले हम इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी है। फॉर्मूला इज गिवन हियर, डेल्टा व्हीट अपॉन डेल्टा क्लॉथ। डेल्टा आई टोल्ड यू, डेल्टा मीन्स होता है चेंज, डेल्टा सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा गेन। तो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, किसका सैक्रिफाइस किया जा रहा था? व्हीट को, इसलिए हम लोगों ने व्हीट को ऊपर लिखा है, एंड किसको? एडिशनल यूनिट हम लोग ऐड कर रहे थे, किसकी? क्लोज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्लोज को। तो इसको गेन हुआ, तो हम डेल्टा सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा गेन, मैंने सैक्रिफाइस की जगह व्हीट को लिखा एंड गेन की जगह क्लोज को लिया। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट आपका व्हीट का प्रोडक्शन हुआ तो क्लोथ की प्रोडक्शन आपकी नहीं हुई थी। फिर अगेन जो फार्मर था उसने सॉरी जो इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग 2 प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्लोथ की प्रोडक्शन व्हीट के कंपैरिजन में अधिक होती जाएगी। तो पहले तो व्हीट की प्रोडक्शन हमारी अधिक थी, फिर इट इज गिवन व्हीट की प्रोडक्शन पहले क्या थी? 100 थी, तो उस समय क्लोथ की प्रोडक्शन 0 थी। फिर उसने डिसाइड किया कि क्लोथ की प्रोडक्शन जो है हमें बढ़ानी है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो उसने डिसाइड किया कि व्हीट की जो प्रोडक्शन है उसको हम 10 यूनिट कम कर देंगे, 10 यूनिट लेस कर देंगे। तो व्हीट की प्रोडक्शन उसने 10 यूनिट जो है लेस कर दी, जिसकी जो यूनिट थी 25 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो गई। फिर उसने बोला कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ 10 यूनिट बढ़ाने से तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, क्यों ना हम लोग 20 यूनिट्स और व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देते हैं। तो उसने 20 यूनिट फिर से व्हीट की प्रोडक्शन को कम कर दिया एंड 25 यूनिट्स फिर से क्लोथ की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि व्हीट को सैक्रिफाइस करना हुआ एंड क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए, क्लोथ में एक एडिशनल यूनिट देने के लिए व्हीट को अपने हर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा। यहाँ पे कॉलम गिवन है मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला आप देख सकते हो, डेल्टा व्हीट अपॉन डेल्टा क्लोथ।
यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस और गेन इसने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सेक्रीफाइस और गेन दिया नहीं है, उसको सिर्फ इंडिकेट किया है कि वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एंड क्लोज को गेन हो रहा है, तो इसमें मैंने वीट एंड क्लोज लिख दिया है. ओके, just written wheat and close. Is it clear? Come to the next one. It is given MOC. पहले हम MOC को फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला को पुटअप करके MOC हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, MOC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन. वीट को इसका 25 यूनिट बढ़ाने के लिए वीट को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? वीट को 10 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा. ओके, वीट को 10 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा. तो क्लोज का प्रोडक्शन कितना यूनिट बढ़ा? 25 यूनिट. ओके, अगेन इसने क्या किया? 20 यूनिट्स और प्रोडक्शन वीट का कम कर दिया, बट इसने 25 यूनिट फिर से वीट क्लोज का इंक्रीज कर दिया. अगेन इट हैज डिसाइडेड कि 20 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स तो मैंने कम कर दिया, फिर भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है. इतने रिसोर्स होने के बाद भी कुछ अच्छे से जो वर्क है हो नहीं पा रहा, तो क्यों हम लोग इसका और रिसोर्सेज जो है वो कम कर देते. इसने 70 से 40 कर दिया, मीन्स 30 यूनिट इसका फिर से कम कर दिया वीट का. एंड इसका कितना यूनिट बढ़ा दिया? इसका आपका यूनिट बढ़ा दिया 25. ओके, फिर से इसका यूनिट इसने इंक्रीज कर दिया 50 से 75, 25 यूनिट. अगेन इट इज डिसाइडेड क्यों ना वीट का प्रोडक्शन 30 यूनिट है, हम इसको और कम कर देते हैं, तो उसने फिर से क्या किया? इसका प्रोडक्शन 30 यूनिट और कम कर दिया. तो यू कैन राइट हियर 70 से 40 आपका हुआ यहाँ पे 30, जस्ट राइट डाउन हियर. ट्वेंटी बाय 25 इसका था एंड दिस वन 30 इसका वीट का प्रोडक्शन कम किया एंड इसका कितना सेक्रीफाइस किया? 25. फिर इसने 30 यूनिट्स फिर वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया एंड सेक्रीफाइस को कितना करना पड़ा? 10 का. अगेन इसने वीट का प्रोडक्शन फिर सेक्रीफाइस किया, 10 यूनिट फिर सेक्रीफाइस कर दिया एंड इसका प्रोडक्शन फिर कितना बोल सकते हुआ? 10 सेक्रीफाइस किया एंड इसका 2 यूनिट फिर से इंक्रीज कर दिया. Here it is given all the things, means मैंने सेक्रीफाइस जो है वीट का ऊपर लिखा है 10 एंड जो गेन हुआ क्लोज को मैंने उसका अमाउंट सॉरी उसका जो यूनिट है मैंने उसे नीचे मेंशन किया है 10 by 25, 20 by 25 फॉर्मूला बेस्ड है, मींस फॉर्मूला मैंने अपॉन करके डिवाइडेड बाय करके यहाँ पे शो किया. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो. ओके, आपका इधर क्या आएगा? 10 डिवाइडेड 0.4. Here it will come 0.8. Here it will come 1.2. Here it will come 3 and here it will come 5. आप डिवाइड करके भी इसको सारा चीज शो कर सकते हो. तो इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये जो है वो इंक्रीज हो रही है. पहले 0.4 थी, फिर 0.8 हुई, फिर 1.2 हुई, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो मैंने बोला था कि जो कर्व है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन कब होगा? जब हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी. इज इट क्लियर? अब इस टेबल के बेस पे हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे ग्राफ के ऊपर 1 by 1. बहुत अच्छे से हम इस चीज को करेंगे. 100 का प्रोडक्शन है बट 0. वी कैन से आप यहाँ क्लोज का प्रोडक्शन ले सकते हो एंड यहाँ पे हम वीट मान के चल रहे हैं. 10 to 100 मैंने इसमें पॉइंट लिया है. स्मॉल आप देख सकते हो, छोटा आपका 0 है तो आप 10 मान अज्यूम कर सकते हो. 87 है, 87 आपको 90 की नियरेस्ट है, 100 की नियरेस्ट है, तो 10 to 100 अज्यूम कर लेना नीचे. एंड वाई एक्सेस पे आप अज्यूम कर लेना 10 to 100 इट इज गिवन है. ओके, तो उसने वीट का प्रोडक्शन 100 किया बट क्लोथ की प्रोडक्शन उस समय क्या थी? देखो यहाँ पे आपका क्लोथ का प्रोडक्शन क्या था? वीट का प्रोडक्शन है, क्लोथ का प्रोडक्शन 0 था. कोई उसमें कोई प्रोडक्शन क्लोथ का नहीं हुआ था. फिर 90 प्रोडक्शन किसका हुआ था? वीट का. 10 यूनिट कम हो गई, तो 90 प्रोडक्शन जब 10 यूनिट कम हुई तो उसमें वीट की यूनिट कितनी बढ़ी? 25. सॉरी, क्लोथ की यूनिट कितनी बढ़ी? 25. तो 25 आपका यहाँ गिवन नहीं है, आप यहाँ बीच में एज्यूम करके चलोगे 25. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज अ प्रोडक्शन. मीन्स पहले 100 पे प्रोडक्शन थी वीट की, फिर 10 यूनिट कम हो गया, तो जब 10 यूनिट कम हुआ तो वीट की प्रोडक्शन 25 यूनिट बढ़ा दी गई. नेक्स्ट रेट इज गिवन 70 यूनिट 50 यूनिट पे. 70 यूनिट 50 रेट इज गिवन. आप बोल सकते हैं यहाँ पे आएगा ये आपका
पुट होगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग इट इज गिवन 40 यूनिट, इसने फिर से वीट की प्रोडक्शन और कम कर दी 40 यूनिट एंड इसका फिर 25 इंक्रीज किया, बट इट इज गिवन 75। जब 40 यूनिट हुई तो 75 क्लोज की प्रोडक्शन हो गई। 40 इट इज गिवन वीट, देन 75 अज्यूम करोगे 70 और 80 के बीच में, कैन पुट इट हियर, दिस इज 75 ईयर। अगेन उसने वीट की प्रोडक्शन फिर कम कर दी, 10 पे आ गया वीट एंड ये कितने पे आ गया 85 पे, तो 10 एंड 85 आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, 10 आपका गिवन है। फिर जो वीट की प्रोडक्शन थी वो 0 लेवल पे आ गई। पहले तो हमें यहाँ पे क्लोज की प्रोडक्शन देखने को मिली, क्लोज की प्रोडक्शन 0 लेवल पे थी, अब क्या हुआ वीट की प्रोडक्शन हमें 0 लेवल पे देखने को मिल गई। तो 0 पे कितना उसका प्रोडक्शन हो गया ओवरऑल 87। तो यहाँ पे आप 90 के पहले ले सकते हो 87। Okay, now join this. This is a curve. We call it a PPC curve. Okay, so after this we can say on the production of wheat 100 production थी, close की production हमारी 0 हो गई। We can make it like this also, 90 की production wheat की कम हो गई थी, तो ये आपका आ गया 25 पे। फिर उसका 70 production पे कितना था 50, you can do it like this 50, then 40 पे 75, 40 पे just put it here 75, this is 75 and again 10 पे 85, 10 पे 85 मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं वीट की प्रोडक्शन कम होते जा रही है, बट जो क्लोज की प्रोडक्शन है वो हमारी इंक्रीज होते जा रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। एंड दिस कर्व इज कॉन्केव टू द origin and it has made on the different possible combination। इसको हम A मान सकते हैं, इसको B, C, D, E, these are the different possible combination in which we have done the production of the wheat and close। जहाँ पे wheat का हमें sacrifice करना पड़ा किसके प्रोडक्शन के लिए, close के प्रोडक्शन के लिए। after this you can see जब 100 प्रोडक्शन wheat की थी तो किसकी 90 प्रोडक्शन हो गई, वीट की फिर से 90 प्रोडक्शन हो गई, तो वीट को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो आप यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगी, ट्रायंगल का जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे इंक्रीज होते जा रहा है इस फॉर्म में। यू कैन सी इस फॉर्म में आपका ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, हम इसको भी नेम दे सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गिव द नेम हियर S R T and U। Okay, this way we can give the names here। सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चलेंगे। जब इसकी प्रोडक्शन 100 थी वीट की तो इसकी 90 प्रोडक्शन हो गई, 10 यूनिट कम हुआ, तो हम इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। जब when it shift from A to B, जब A to से B शिफ्ट होता है, ओके, तो आप बोल सकते हो AS अपॉन BS और SB also you can see SB। तो 100 से 90 पे आने के लिए इसकी प्रोडक्शन कितनी कम होगी 10 यूनिट्स। तो यू कैन डिसाइड 100 माइनस 90 अपॉन BS और SB यू कैन से 90 की प्रोडक्शन में फिर उस पर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा 20 का, ठीक है। तो इसकी इंक्रीज होगी प्रोडक्शन, क्लोज की प्रोडक्शन हो गई। ओके, तो 25 माइनस 0, हम 25 माइनस 0 अज्यूम करके चलेंगे, 100 माइनस 10 अपॉन 25। इज इट क्लियर? पहले जो प्रोडक्शन थी वो 100 थी वीट की, बट 25 यूनिट्स बढ़ाने के बाद क्लोज की वीट की प्रोडक्शन 90 पे आ गई। तो 25 यूनिट्स हमने इंक्रीज किया माइनस 0, तो वी कैन गेट इट 10 बाई 25, जैसे कि हमें इसमें देखने को मिला। उसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसको नेम देके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता के इस वे में हम इस चीज को निकालेंगे। व्हेन इट शिफ्ट फ्रॉम A टू B, जब हमारा कर्व यहाँ से A टू B शिफ्ट होता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 से 90 यूनिट वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसके बाद क्लोज की प्रोडक्शन 25 यूनिट्स बढ़ गई। तो उस फॉर्म इस चीज मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। नाउ यू कैन से क्वेश्चन में आपका पूछा था कि शेप क्या बताता है, तो शेप आप देख सकते हो कि जो पीपीसी का कर्व है स्लोपिंग डाउनवर्ड, बिकॉज ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था जब भी स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा तो किस वजह से होगा, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से।
क्यों इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से? जब वीट की प्रोडक्शन कम होती है तो जो क्लोज की प्रोडक्शन होती है वो हाई हो जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप एक कर्व का ये चीज पता चल गया। नेक्स्ट है ये कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये अपने ओरिजिन से कॉन्केव क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन द मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमें मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, इंक्रीज होती है, मींस मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो ये जो कर्व है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन रहता है। ओके, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस कर्व इज कॉन्केव टू इट्स ओरिजिन। तो आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सारा चीज सॉल्व किया, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकाला, टेबल भी बनाया, ग्राफ भी बनाया एंड इसके बेसिस पे वो कर्व क्या शो कर रहा है? स्लोपिंग डाउनवर्ड, मींस पीपीसी कर्व आर स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड कॉन्केव टू इट्स ओरिजिन। उसमें जो क्वेश्चन गिवन था पीपीसी कर्व बताता क्या, तो आप ये चीज अच्छे से एक लाइन में ले सकते हो। पीपीसी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, हियर इट इज गिवन पीपीसी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड and concave to its origin. And one more thing, margin opportunity cost को हम marginal rate of transformation भी कहते हैं। marginal rate of transformation क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम किसी एक गुड्स के यूनिट्स को कम करने के लिए दूसरे एडिशनल गुड्स को यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी रेट होती है वो दूसरे कंपेरिजन फर्स्ट की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो एक की रेट बढ़ जाती है, एक की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दैट्स वी कैन कॉल इट अ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक ही होता है। इज इट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट chapter number 2, consumer equilibrium and demand. So thank you class for today. Try to solve these two given questions. And please like and subscribe.